हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर इंग्लिश में कहते हैं हम इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कई बार क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आप देखेंगे ना, करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, हो सकता है NEP की फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाए, क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, हो सकता है इसी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछने को आ जाए, जिससे कि कम से कम भी ये चीज मालूम, एग्जाम सेंटर का जानने का ये मकसद होगा कि ये चीज जानते भी हैं या स्टूडेंट नहीं जानते। तो ध्यान रखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छा ये होती क्या है, सबसे पहले इसे जान लें, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। हमारे जैसे कि हम अभी अपनी परीक्षा अपनी सभी अपना कोई हाई स्कूल करके, सभी लगभग लोग हाई स्कूल करके इंटर करके आगे बढ़े हैं, ठीक है, किसी ने BA किया है, किसी ने MA किया है, ठीक है। तो ये जो एक परीक्षा की जो कार्यक्रम होता है, मतलब किसी भी देश के विद्यार्थियों का एक प्रकार से भविष्य कह सकते हैं, किसी भी देश के विद्यार्थियों का भविष्य अगर किसी पर निर्भर करता है तो वो होती है उस देश की शिक्षा नीति पर या एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी देश का, इंडिया की नहीं बात, किसी की भी हो। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो पिछली हमारी कमियां हैं कोई शिक्षा नीति में, जैसे पिछली हमारी जो भी शिक्षा नीति है उनमें अगर कोई कमियां रह गई हैं विद्यार्थियों को देखते हुए, उन कमियों को दूर करके नई शिक्षा नीति लागू की जाती है प्रत्येक कंट्री में, ठीक है। अब क्या क्या कमियां होती हैं ये वो समिति तय करती हैं जो उस समय बनाई जाती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर याद रखें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो स्पेशली ये मान के चलें कि विद्यार्थियों का ही भविष्य, आने वाले विद्यार्थियों का भविष्य तय करती है, क्योंकि उनके पढ़ाई का तरीका क्या होगा, उनके पढ़ाई का सिलेबस क्या होगा, उनके पढ़ाई का जो है वर्तमान में स्ट्रक्चर क्या होगा या आने वाले समय में स्ट्रक्चर क्या होगा या मॉडल क्या होगा, वो चीज कौन तय करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अब 2020 में आई है, हमारी 30 है। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 भारत में मंजूरी मिली है केंद्र सरकार को, तो वह भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो याद रखिए तीसरी शिक्षा नीति। पहले मैं तो पहली दो की कुछ जो पॉइंट है उन्हें बताना चाहूंगा, जिससे कि वहां से अगर क्वेश्चन किसी वजह से आ जाए तो वो मिस ना हो, और उसके बाद हम 20 पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि सर्वप्रथम अगर भारत की शिक्षा नीति आई थी स्वतंत्रता के बाद अगर पहली भारत की शिक्षा नीति आई थी तो 1968 में आई थी, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाए। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी वो सन 1968 में लाई गई थी, याद रखना है, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार के पढ़ाई का मॉडल रहेगा, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई चलेगी या फिर स्टूडेंट का कैरियर किस तरीके से आगे भविष्य में चलने वाला है, ठीक है। तो 1968 में पहली आई थी और अब तक कुल कितनी आई हैं, 2020 सहित 3 आई हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और बिल्कुल इसे याद रखें। 2021 तक जितने भी एग्जाम होंगे तो करंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इस चीज में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसे बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लें और इसे याद करें, ठीक है। 1968 में आई थी सबसे पहले,
और जब ये आती हैं तो उसके लिए कोई ना कोई समिति गठित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। आसान भाषा में समझें, केंद्र सरकार एक समिति गठित करती है, कोई भी एक समिति, और उस समिति का काम होता है कि स्टूडेंटों के लिए आने वाले समय में उनकी जीवन रेखा पढ़ाई से संबंधित तैयार करना उस समिति का काम होता है। वो समिति फिर रिपोर्ट किसे देती है? वो समिति केंद्र सरकार को रिपोर्ट देती है। केंद्र सरकार को अगर उस समिति की रिपोर्ट अच्छी लगती है, उसके जो बताए हुए तथ्य हैं कि इसी प्रकार हमारा मॉडल होना चाहिए, सही लगता है तो केंद्र सरकार उसे मंजूरी दे देती है, और नहीं लगता है तो उसे कैंसिल कर देती है, फिर अगली कोई समिति नहीं बनाती है। ठीक है। तो 1968 में जो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो 1968 में आई, याद रखना है। लेकिन जब ये आई थी किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो लिख लेना है दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी समिति, दौलत सिंह कोठारी समिति। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी तो है किस समिति की सिफारिश पर आई थी? दौलत सिंह कोठारी समिति, दौलत सिंह कोठारी समिति। बिल्कुल एकदम फैक्ट को याद रखना है जिससे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ये जो दौलत सिंह कोठारी समिति के उस पर आई थी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पूछी जा सकती है कब आई? 1968 में। किस समिति की सिफारिश पर आई थी? दौलत सिंह कोठारी समिति। क्लियर? इतना लगभग याद रखें। उसके बाद एक हमारी सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, पूछी जा सकती है कब आई थी? तो दूसरी भारत की शिक्षा नीति सन 1986 में आई। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई? तो सन 1986 में भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। और ये बात भी याद रखें कि जब पहली भारत की शिक्षा नीति लाई गई थी 1968 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय पहली भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में लागू की गई उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके बाद जब दूसरी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 1986 में, तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। एग्जाम में पूछा जा सकता है उस समय प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। ये वो फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, चाहे एग्जाम यूपीएसआई का हो, चाहे एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एग्जाम किसी भी का भी हो, या कह सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार नहीं आती है, काफी साल बाद इनमें चेंज होते हैं। ठीक है। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उस समय प्रधानमंत्री थे देश के राजीव गांधी। ये बात याद रखनी है। ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत कमी अगर लगी होगी इन्हें, तो इसमें थोड़ी बहुत कमी थी। ठीक है। यदि इसमें थोड़ी बहुत कमी थी तो इसमें एक संशोधन किया गया, इसमें किया गया दूसरी में। ठीक है। कौन सी शिक्षा नीति में? दूसरी में। ये थी आपकी पहली। अब ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष किया गया? उसमें कुछ खामियां होंगी तो इसलिए एक संशोधन उसमें किया गया 1992 में। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब संशोधन किया गया है। ये सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चूंकि अभी लागू हुई है तीसरी आपकी मतलब कि तीसरी का मसौदा पेश किया गया है। तो 1992 में इसमें संशोधन किया गया, और जिस समय संशोधन किया गया दूसरी में, उस समय प्रधानमंत्री थे, याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन के समय, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। अब इससे संबंधित दो फैक्ट हैं, अगर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे कि अगर वो पूछ लें कि दूसरी शिक्षा नीति जो कि 1986 में लागू की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी।
और जिस समय दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया 1992 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 34 साल बाद, 86 के बाद 34 साल बाद, ये पूछी जा सकती है, 34 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। ध्यान रखना है, 34 साल के लंबे अंतराल के बाद। यह पूछा जा सकता है कितने साल के बाद आई है तीसरी? 34 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। ठीक है, और अब जो तीसरे नंबर की आपकी आई है, तीसरे नंबर की आपकी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। क्लियर? लेकिन इस तीसरी को जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि इसके लिए मसौदा कैसे कैसे प्रस्तुत किया गया या इसके लिए समिति कब गठित हुई। तो याद रखें, 2017 में इसके लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में, या कह सकते हैं मोदी सरकार ने 2017 में एक समिति बनाई 2017 में, जिसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ध्यान रखना है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में नई शिक्षा नीति जो 2020 में केंद्र सरकार ने जिसे मंजूरी दी, वह किस समिति की सिफारिश पर आई है? तो के कस्तूरी रंगन समिति। क्लियर? और इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 9। अगर एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, तो याद रखिए इस समिति में सदस्यों की संख्या थी 9। क्लियर? 2017 में ये समिति बनती है। तो आप, मैं पहले भी एक जनरल भाषा में बता चुका हूं, अगर कोई समिति गठित की जाती है तो उसका कार्य होता है कि फिर आगे आने वाले समय में जो स्टूडेंटों का कैरियर है या उनसे संबंधित जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, उनके भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर पढ़ाई कौन सी होगी या किस प्रकार की उनकी अवधि होनी चाहिए कोर्स की, वो सब कौन तय करती है? समिति। क्लियर? तो सरकार ने 2017 में समिति बनाई, याद रखना है 2017 में बनाई। अब सीधी सी बात है, समिति को कुछ तो समय लगता ही है, तो कुछ समय ऐसा लगता है कि उसे चेक बनाने में कि किस किस प्रकार इसमें मॉडल होना चाहिए या किस तरीके से अवधि होनी चाहिए कक्षाओं की। ठीक है, किस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए, सेमेस्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वर्ष में 2 बार परीक्षा होनी चाहिए या 1 बार होनी चाहिए, ये सब चीजें। क्लियर? तो इसके लिए इनको 2 साल लगे और सन 2019 में, याद रखें, सन 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। सन 2019 में केंद्र सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने? के कस्तूरी रंगन समिति ने। ध्यान से सुनो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो। तो केंद्र सरकार ने 2019 में के कस्तूरी रंगन समिति ने, ध्यान से देखें, के कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इसका मतलब क्या है कि के कस्तूरी रंगन समिति ने जो अपने तथ्य दिए, इस प्रकार आगे परीक्षा में क्या मॉडल होना चाहिए, ऐसी अवधि होनी चाहिए, साल में 1 बार परीक्षा होनी चाहिए या 2 बार होनी चाहिए या 3 बार होनी चाहिए, सारे अपने तथ्य उसमें दे दिए। मैं एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ जिससे कि मालूम हो क्या है समिति का क्या मामला है। ठीक है, तब केंद्र सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। केंद्र सरकार ने इसको जांच परखने के बाद केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि जो भी के कस्तूरी रंगन समिति ने जो भी ये रिपोर्ट में तथ्य दिए हैं वो वास्तव में ठीक है। आगे आने वाले समय में ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में। अब केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दी। ये डेट याद रखनी है, 29 जुलाई 2020।
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी थी? 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। किस समिति की सिफारिशों को? के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों को। क्लियर? चूंकि 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश को अनुमति मंजूरी प्रदान कर दी, तो नई भारतीय शिक्षा नीति जो है, इसलिए इसको 2020 ही कहा जाएगा, क्योंकि अब चाहे लागू कभी भी हो, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए संसद में इसको पास होना पड़ेगा दोनों सदनों में, और उसके बाद ये लागू हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे इसका यहीं से नाम पड़ गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, या फिर इसे इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो भारत के जो किस नंबर की पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, याद रखेंगे। और कब मंजूरी मिली? 29 जुलाई 2020 को। क्लियर? और ये जो के कस्तूरी रंगन है, ध्यान रखना है, इनको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके अध्यक्ष जिस समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे, वह पहले किसके अध्यक्ष रहे? ये पहले इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पहले इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। और ये इसरो के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो जनरली मैं बता दूं 1994 से लेकर 2003 तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे। 1994 से लेकर, याद रखना है, 1994 से लेकर 2003 तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले ही अध्यक्ष रहे, पूछी जा सकती है किसके अध्यक्ष रहे, तो याद रखना ये इसरो के अध्यक्ष रहे 1994 से लेकर 2003 तक। या क्लियर? चूंकि इसे मंजूरी दे दी केंद्र सरकार ने, तो इसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या तथ्य हैं, हालांकि इसे अब संसद में पेश किया जाएगा और संसद के द्वारा पास कराने के बाद ये लागू की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बात याद रखें कि अब ये जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत क्या मॉडल प्रस्तुत किया गया, मतलब विशेष यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में आने हैं उन्हें थोड़ा सा देख लें मोटे तौर पर। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि एक साइड तो आपको मैं ओल्ड के बारे में बताऊंगा, ओल्ड क्या थी, और अब नई में क्या अंतर है उसके बारे में भी थोड़ा देखना। ठीक है, तो इधर मैं ओल्ड लिखता हूँ, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, और इधर लिखता हूँ आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अब आई है। ओल्ड और न्यू में क्या अंतर है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे, सबसे पहले तो इस तथ्य को याद रखें कि सबसे जो अच्छी बात है, अगर हम देखें आज से जो पहले की सरकार थी, या कह दो दूसरी शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया था कि भारत की कुल जीडीपी का पढ़ाई के लिए खर्च होता था 1.8%। एग्जाम में पूछा जा सकता है पिछली में कितना खर्च होता था पढ़ाई का? 1.8%। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि दूसरी शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के लिए जीडीपी का कितना हिस्सा रखा जाता था, या कितना खर्चे के लिए रखा जाता था, तो याद रखेंगे 1.8%, या कह सकते हैं लगभग समथिंग 2% मान के चले, ऐसा मानना। ठीक है, और 1.8 याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। अब जो हमारी न्यू आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसके तहत कितना रखा गया है? अगर एग्जाम में पूछ ले तो जीडीपी का 6%, जीडीपी का टोटल जीडीपी का 6% पढ़ाई पर खर्च होगा। इसका मतलब पिछले का लगभग 3 गुना खर्च पढ़ाई पर होगा, जिससे कि पढ़ाई के क्षेत्र में एक बेहतर और उज्जवल भविष्य हो सके विद्यार्थियों का। समझ रहे हैं? सरकार की जो मंशा है इसको देखते हुए तो साफ स्पष्ट है कि सरकार पढ़ाई पर पहले से 3 गुने पैसे ज्यादा खर्च करने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि पहले जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च होता था पढ़ाई पर? 1.8%, और अभी नई पॉलिसी के तहत कितना खर्च होगा? 6%। पर ध्यान से सुन लेना, उसी में काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले आप जानते होंगे, पहले हमारा 10+2 मॉडल चलता था ओल्ड के तहत। ये इस
इस मॉडल से आप परिचित होंगे भली भांति। 10+2 चलता था पहले, हालांकि आज भी चल रहा है, अभी लागू नहीं हुआ तो इसलिए वही चलेगा। जैसे ही लागू हो जाएगा तो फिर वो चीजें चलेंगी जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले जो चलता था 10+2 मॉडल, करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत किस मॉडल को समाप्त किया गया है। तो 10+2 मॉडल अभी समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखना, ये समाप्त हो जाएगा। और अगर ये समाप्त होगा तो कोई नया मॉडल आया होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में किस नए मॉडल को शामिल किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, तो मॉडल लिख लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा करंट में 5+3+3+4 मॉडल। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के क्षेत्र में के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा किस मॉडल को रखा गया है। 5+3+3+4, इसको मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखें, ये जो आपका 10+2 मॉडल था ये क्या कर दिया गया है, ये नई शिक्षा नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। ये भी बात याद रखनी है, क्लियर। उसके बाद 10+2 का पहले क्या होता था, आप सब जानते होंगे कि 10वीं तक नॉर्मली विषय सबके पास एक से होते थे। जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी ऐसा कह लो, 11वीं में जाकर हमको क्या करना पड़ता था, आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे कि आर्ट लेनी है या फिर साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। साइंस लेते हैं तो फिर कॉमर्स नहीं ले पाएंगे, कॉमर्स लेते हैं तो फिर साइंस नहीं ले पाएंगे, अगर कॉमर्स साइंस लेते हैं तो फिर आर्ट नहीं ले पाएंगे, और आर्ट लेते हैं तो फिर साइंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो प्रणाली थी हमारी 10 के बाद में शुरू होती थी, मतलब कि 11वीं बार। इस प्रणाली को कहा जाता है, एजुकेशन पॉलिसी में कहते थे स्ट्रीम एजुकेशन, STREAM, स्ट्रीम एजुकेशन। स्ट्रीम एजुकेशन इस पद्धति को या कह सकते हैं इस सिस्टम को कहा जाता था स्ट्रीम एजुकेशन। हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब ये स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। इसका मतलब साफ है कि अब जो हालांकि ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अब भी दिए जाएंगे, लेकिन अब लगभग सभी पे एक से सब्जेक्ट होंगे, समझ रहे हैं। मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट एक से ही होंगे, लेकिन सभी को ग्रुप में बांटा जाएगा, फिर भी ग्रुप में बांटा जाएगा। लेकिन अब इस सिस्टम को, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस प्रणाली को या किस पद्धति को समाप्त किया गया है, स्ट्रीम एजुकेशन पद्धति। मतलब कि 11वीं में जाकर जब हम साइट वगैरह चेंज करते थे, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ये क्या है, नया मॉडल 5+3+3+4। यहाँ से क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बनते हैं, क्या बनेंगे थोड़ा सा देख लें। यहाँ थोड़ा सा देख लें, ये जो 5+3+3+4 है, ये नई शिक्षा नीति के तहत 4 स्टेज है परीक्षा का। मतलब कि चरण है 4। कौन कौन से चरण हैं इसे थोड़ा देख लें। सबसे पहले तो ये लिख लें कि ये जो 4 स्टेज हैं जो नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट के बेहतर भविष्य के लिए बताई गई है। अब वो क्या है 4 स्टेज, इसे देख लें। 5+3+3+4, ये एग्जाम में पूछी जाएगी करंट अफेयर्स में। कंफ्यूजन के लिए वो इस तरीके के ऑप्शन रख सकते हैं 5+4+4+3 इस तरीके से, लेकिन आप ध्यान रखें 5+3+3+4। अब ये 5 क्या है स्टार्ट का, इसे थोड़ा देख लें। ये जो 5 है, इस पहली स्टेज को बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। एग्जाम में पूछी जाएगी 4 स्टेज जो दी गई है नई शिक्षा नीति के तहत, उस पहली स्टेज को क्या कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, ठीक है।
ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसे थोड़ा सा देख लें। ये पहली वाली 5 को कहा गया है। एग्जाम में एक तो ये पूछा जाएगा कि ये जो पहले 5 साल हैं इसको किस स्टेज के नाम से जाना गया है? फाउंडेशन स्टेज। क्लियर? अब इस फाउंडेशन स्टेज में क्या है, इस 5 में से पहली 3 साल को कहा गया है प्री प्राइमरी। इस 5 में से पहली 3 साल को कहा गया है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी। क्लियर? और प्री प्राइमरी के बाद 5 में से कितनी बची हमारी? 2। तो कक्षा 1 और कक्षा 2, प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और कक्षा 2 ये आएंगी आपकी फाउंडेशन स्टेज में। पहले ध्यान से सुन लें, पूछी जाएगी एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत कितने तक की कक्षाएं आएंगी? तो फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत जो आएगी आपकी, फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत जो आएगी आपकी वो आएगी कक्षा 2 तक। समझ रहे हैं? पहली 3 तो है प्री प्राइमरी। इसका मतलब तो ये मान कर चलें आपके बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे कि पढ़ाई की शुरुआत होती कैसे, केवल एक खेल के माध्यम से। जबकि पहली और दूसरी भी फाउंडेशन स्टेज में ही आती है, मतलब कि प्रथम स्टेज में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन स्टेज कितनी कक्षा तक है? तो कक्षा 2 तक। ये बात क्लियर दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर? उसके बाद आती है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 को तो ये जान लें पहले किस नाम से जाना जाता है। इसको फाउंडेशन नाम से, तो उसको नाम से जाना जाता है प्रीपेट्रेरी स्टेज। प्रीपेट्रेरी स्टेज। प्रीपेट्रेरी स्टेज। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो 5 के बाद अगर 3 आ रहा है मॉडल में, तो उस 3 का मतलब क्या है? पहले तो उस 3 को किस स्टेज के नाम से जाना जाएगा? प्रीपेट्रेरी स्टेज। ठीक है? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो PREPARE PORY स्टेज। ठीक है? इसका मतलब क्या है? कौन सी कक्षाएं एग्जाम में पूछी जाएगी कि प्रीपेट्रेरी स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आएंगी नई शिक्षा नीति के तहत? तो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये आपके आएंगी प्रीपेट्रेरी स्टेज के अंतर्गत। ठीक है? इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहेगा कि कक्षा मातृभाषा में होगी, चाहे वो जिस भी स्टेट में हो पूरे इंडिया में। जैसे कि मान कर चलो मलयालम में है, कोई केरल में है, तो उनकी जो 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो किस में होगी? मातृभाषा में, मलयालम में होगी। बात समझ रहे हैं? एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत दूसरी स्टेज को क्या कहा गया है? प्रीपेट्रेरी स्टेज। इसके तहत कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं? कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 जो नई शिक्षा नीति है। उसके बाद आती है आपकी ये 3, नेक्स्ट 3 मॉडल में अगला 3। सबसे पहले तो ये जानना है कि इस तीसरी स्टेज को क्या कहा जाता है। ध्यान रखें, मध्यम स्टेज या मिडिल स्टेज। इस तीसरी स्टेज को कहा जाता है मध्यम स्टेज। मध्यम स्टेज या फिर मिडिल स्टेज। क्वेश्चन एग्जाम में अब यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनको किस स्टेज में रखा गया है? तो मध्यम स्टेज या मिडिल स्टेज। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित पूरे 2021 तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? तो इसको ठीक से पढ़ लेना है। तो इस तरीके से देखें तो याद रखना है, नई शिक्षा नीति के तहत जो पहली स्टेज है उसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। नई शिक्षा नीति के तहत जो दूसरी स्टेज है उसको कहा गया है
फ्री पेड ट्रेड स्टेज। नई शिक्षा नीति के तहत जो तीसरी स्टेज है उसको कहा गया है मध्यम स्टेज या फिर मिडिल स्टेज। क्लियर। उसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत इस 4 का क्या मतलब है मॉडल में, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12। क्लियर। तो पहले ये जान लें इसको क्या कहा गया है, इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। ये जो 4 है लास्ट वाला 5 + 3 + 4 जो है, इस चौथी जो 4 है ये, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। पहले तो ये याद रखें, इसके अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं ये पूछी जाएगी बस। तो इसको याद रखें, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। बात समझ में आ रही है आपके। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षा नहीं आती। ऑप्शन में इस तरीके से होगा, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 7। तो हमें क्लियर मालूम पड़ जाना चाहिए कक्षा 7 नहीं आती। अगर जब मालूम पड़ेगा जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर। तो ये इस प्रकार से 4 स्टेजों में बांटी गई है नई शिक्षा नीति के तहत। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, स्ट्रीम एजुकेशन को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। क्लियर। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है जो इसमें याद रखना है, पहले क्या था, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, आज भी है भाई, अभी लागू थोड़ी हुआ, जैसे ही लागू होंगे सब चीज चेंज हो जाएंगे। अब ग्रेजुएशन जो होगा नई शिक्षा नीति के तहत 3 या 4 साल का होगा, 3 या 4 साल, 3 का भी कर सकते हैं और 4 का भी कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, तो 3 या 4 साल। क्लियर। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले आपने देखा होगा किसी ने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, किसी ने सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, तो पहले उसकी वो साल बेकार हो जाते थे। मान के चलो किसी ने फर्स्ट ईयर कर दिया और फिर छोड़ दिया, उसके बाद उसकी नौकरी लगी या कहीं और चले गए, प्राइवेट नौकरी करने लग गए, तो कहीं ना कहीं उनकी वो जो फर्स्ट ईयर जो क्लियर थी वो बेकार हो जाती है पहली शिक्षा नीति के तहत, या कह सकते हैं 1986 की शिक्षा नीति के तहत। अब क्या होगा, अगर आप 1 भी साल करके छोड़ देते हैं तो वो आपकी साल बेकार नहीं होगी और उसके लिए आपको डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरूर दिया जाएगा। क्लियर। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर कोई फर्स्ट ईयर पास कर लेता है ग्रेजुएशन का, अगर कोई